आज हम लोग को देखना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है उसको हमको देखना है। ठीक है, अभी तक जिसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लोकेशन ऑफ वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइट्स की क्या लोकेशन होती है, उस चीज को हम लोग को देखा था। आज हम लोग को देखना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो आइए देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है। जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी डेंसिटी निकाले थे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो वहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी निकल जा रही थी। बट अब यहाँ पे हमको एक सॉल्यूशन का नहीं, यहाँ पे एक सॉलिड यूनिट सेल का या क्यूबिक क्रिस्टल का या एफसीसी का या सिंपल का, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का या किसी भी यूनिट सेल का हमको अगर डेंसिटी निकालना हो तो हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होता है उसका मास और एक होता है उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो एक हम बना लेते हैं एक यूनिट सेल। जैसे एक छोटा सा अगर हम एक यूनिट सेल आपको बना के समझाएं तो ये हो गया हमारा एक यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल को हम मान ले रहे हैं एक क्यूब है। एक क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है, अच्छा हम ये जानते हैं कि यहाँ का एटम और यहाँ के एटम के बीच के लेंथ को हम क्या मानते हैं, एज लेंथ, ये ए होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक क्यूब है, क्या है कि क्यूब है, तो क्यूब का मतलब है कि इसके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और जो तीनों एंगल होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक क्यूब है तो उसका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मतलब उसका लेंथ और उसका विड्थ और उसकी हाइट तीनों क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम एक लेंथ को मान ले रहे हैं ए तो उसकी विड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी क्या होगी, ए होगी, और तीनों के बीच का एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर हमसे कोई कहे कि एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है तो हमको पता है, हम लिख सकते हैं ए इंटू ए मतलब ए क्यूब। ये सिर्फ किसके लिए है, एक क्यूब के लिए है। अगर क्यूब का अगर ये स्ट्रक्चर क्यूब नहीं बन रहा है तो हम सिंपल मान सकते हैं ओआर, और वॉल्यूम हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो लिख देंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर क्यूब है तो ए क्यूब रहेगा, नहीं तो सिंपल क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो ए क्यूब होगा, नहीं तो सिंपल हम वी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें मास की, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक, डेंसिटी निकालने के लिए हमको मास भी पता होना चाहिए। तो मास ऑफ यूनिट सेल, अच्छा एक यूनिट सेल का मास किस पे डिपेंड करता है, उनके नंबर ऑफ एटम्स पे। ये जो एटम्स बैठे हैं उन पे डिपेंड कर रहा है इस यूनिट सेल का मास। इस इमेजिनरी लाइन का कोई मास नहीं है, ये लाइन बस हम अपने हेल्प के लिए, अपने सुविधा के लिए जोड़ रहे हैं, जिससे हमको एक क्यूब मतलब एक स्ट्रक्चर पता चले कि वो क्यूब है कि क्यूबाइड है कि रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल। ठीक है, तो जो भी इस यूनिट सेल का जो मास होगा वो सिर्फ पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स पे। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ज्यादा उस यूनिट सेल का मास होगा। ठीक है, अब हम मास में सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन वो मिलती है वो है एटम्स पर यूनिट सेल। एटम्स पर यूनिट सेल कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। क्या बोला जाता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। वॉल्यूम आपको पता चल गया, अगर क्यूबिक है तो ए क्यूब लिखेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पे आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम पता चल गया कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो ए क्यूब होगा, बट मास आपको नहीं पता है। अब एक यूनिट सेल का मास किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। ठीक है, और एटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, जेड से। नंबर ऑफ एटम्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। और जेड का एक और नाम है रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब ये है कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमको ये तो पता चल गया कि जेड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हमको मान लीजिए पता चल गया कि इसमें 10 एटम है या 20 एटम है, तो उनका मास कैसे पता चलेगा, इन एटम्स का मास कैसे पता चलेगा। ये चीज तो क्लियर है कि जो सारे एटम्स होंगे, आयंस होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। अगर किसी एक का मास हमको पता चल जाए
तो हम बस नंबर ऑफ एटम से उसका मास मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको टोटल यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा। बट इस एक एटम का हमको मास कैसे पता चलेगा, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो एटम्स हैं, इस यूनिट सेल में जो एटम हैं वो हम मान लेते हैं कि सोडियम के हैं। किसके हैं? सोडियम के एटम्स हमने मान लिया कि इस यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम्स बैठे हुए हैं। तो अब हमको एक सोडियम के एटम का मास अगर पता चल जाए और जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसमें उस मास को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बट हमको सोडियम के एटम का मास तो पता नहीं है। हाँ, बट हमको एक चीज पता है कि जो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल। एक सोडियम एटम का ये वेट नहीं है, ये एक एलिमेंट का वेट है जो होता है 23 ग्राम पर मोल। तो 23 ग्राम पर मोल ये एक एटम का वेट नहीं है, ये कितने एटम्स का वेट है, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स का वेट कितना है, 23 ग्राम है। ठीक है, एक सोडियम एलिमेंट, एक सोडियम एटम्स का वेट होता है 23 ग्राम पर मोल। बट 23 ग्राम पर मोल का मतलब ही हो गया कि 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स उसके अंदर है। मतलब 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स का जो वेट आता है वो कितना आता है, 23। हमको कितने एटम्स का चाहिए, एक एटम का चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एक एटम इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। हम 6.02 यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मिल गया एक एटम का वेट। हमको क्या मिल गया, एक एटम का वेट होता है उसके एटॉमिक वेट या उसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो कांस्टेंट। अच्छा, क्या हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को लिख सकते हैं ना, हम इसको मान ले रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट को सिर्फ कैपिटल M मान ले रहे हैं। ठीक है, कैपिटल M डिवाइडेड बाई इसका एवोगैड्रो कांस्टेंट Na। ठीक है, ये बता रहा है मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम क्या हो गया, Ma अपॉन Na, M अपॉन Na। इतनी चीज क्लियर है। वॉल्यूम हमको पता चल गया, मास भी पता चल गया, एक एटम का कितना होता है M और डिवाइडेड बाई Na। अब जितने नंबर होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो Z क्या कर देंगे, Z से उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमको एक डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया जो हो सकता है, जो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू Z, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, Z मल्टीप्लाई बाई कितने, एक एटम का मास। एक एटम का मास क्या आ रहा है, M। मतलब जो भी एटम, जरूरी नहीं है सोडियम का हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी एटम होगा उसका मॉलिक्यूलर या उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं M और ये नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो गया, Na, और डेंसिटी इक्वल टू ये मास डिवाइडेड बाई क्या था, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आ गया नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या है, Z क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। 4 एटम है तो 4 हो जाएगा Z, 5 एटम है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, इनटू ये क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, M भी लिख सकते हैं या M और नीचे स्मॉल m, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो कांस्टेंट और नीचे क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पे नीचे सबको बता दे रहे हैं कौन क्या चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो Z है वो है हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये mm क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। V क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और Na क्या है आपको पता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं
कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है Z/m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो पूरी चीजें क्लियर हो गई आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकल सकता है, ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पे कह देते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन का एटम था, नाइट्रोजन का 4 एटम था, तो Z की जगह 4 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको पता है, वॉल्यूम मान लीजिए दिया हो कुछ भी, और डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी 1 2 3 4 5 चीजें, तो 4 चीज ही रहेगी और आपको एक चीज निकालना होगा। तो यहाँ से आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी क्या होता है, खत्म हो सकता है, खत्म हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।